हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिडल ईस्ट कंट्री में कौन नहीं है। तो जॉर्डन और इजराइल जो है वो मिडल ईस्ट कंट्री में आते हैं। लेबनान और इजराइल ये भी मिडल ईस्ट कंट्री में आते हैं। सीरिया और लेबनान ये भी हैं। फ्रांस और जो पोलैंड है ये मिडल ईस्ट कंट्री में नहीं आते हैं। जो मध्य पूर्व के देश हैं उसमें फ्रांस और पोलैंड नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम डिटेल में जानेंगे मैप के थ्रू कि मिडिल ईस्ट कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं। तो चलिए देखते हैं मैप को। देखिए इस मैप को अच्छे से विजुलाइज करना है और इसमें जो हाईलाइट कलर में है वो सारे जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं। इसमें हम लोग जो मध्य पूर्व के देश हैं या जो मिडिल ईस्ट जो देश हैं उन देशों के साथ उनकी जो राजधानी है उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, टर्की से। तो टर्की की कैपिटल अंकारा, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये है सीरिया, सीरिया की कैपिटल डेमेकस। ये है लेबनान, लेबनान की कैपिटल बेरूट। ये है इजराइल, इजराइल की कैपिटल जेरूशलम। और इसी में ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये वाला पोर्शन ये है फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन का अभी तक जो है वो देश का नहीं प्राप्त है, तो इसको एक्सक्लूड करते हैं। इजिप्ट, इजिप्ट पे आते हैं। इजिप्ट की कैपिटल है कैरो। जॉर्डन की कैपिटल है अमान, AMMAN अमान। और यहाँ पे देखिए ये है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। क्या? सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। ये है यमन, यमन की कैपिटल है सना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SANAA, सना। तो यमन हो गया। ओमान की कैपिटल है मस्कट। UAE की कैपिटल है अबू धाबी। दोहा, कतर की कैपिटल दोहा। और कतर इस समय काफ़ी हाईलाइट है। और कतर क्यों हाईलाइट है? क्योंकि हमारे जो 8 राजनयिक थे उनको फांसी की सज़ा सुनाया है। किसने? कतर ने। और किस केस के लिए? जासूसी करने के कारण। ठीक, तो ये जो है कतर देश इस समय काफ़ी हाईलाइट है। इसकी कैपिटल है दोहा। अब चलते हैं यहाँ कुवैत, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। इराक की कैपिटल है बगदाद। और ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो जो देश हैं मिडिल ईस्ट में या ये कहा जाए मध्य पूर्व में, तो टर्की, सीरिया, ये लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, UAE और यहाँ पे कतर और ये कुवैत। और यहाँ बहरीन को भी देखिएगा, ये है बहरीन जिसकी कैपिटल मनामा है। बहरीन की कैपिटल मनामा। और यहाँ पे मेडिटेरियन सी में साइप्रस को भी इंक्लूड कीजिए। और साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। क्या? साइप्रस की कैपिटल निकोसिया। तो ये जो थे मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं उनके नाम और उनके साथ में हम लोगों ने राजधानियों को देखा। तो मिडिल ईस्ट इस समय काफ़ी हाईलाइट है और ख़ास तौर से जो हमास और इजराइल का जो वार चल रहा है उसकी वजह से। तो मिडिल ईस्ट कंट्री से क्वेश्चन जो है बनना तय है। तो इसके मैप को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यह है कि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। तो ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोविंसेस के नाम दिए हैं। ठीक, बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, पंजाब और सिंध। इनको आप जो है मैप में भी देख सकते हैं। ये है पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और ये है NWFE, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस। ठीक, तो ये जो है ये इसके प्रोविंसेस हैं। अब आपको बताना है कि जो ग्वादर बंदरगाह है, जो ग्वादर पोर्ट है, इन प्रोविंसेस में किस प्रोविंस में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ग्वादर। तो ग्वादर किस में दिखाई पड़ रहा है? बलूचिस्तान प्रोविंस में। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर पोर्ट है, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की गई थी। तो यह जगह था कलकत्ता। तो कलकत्ता में 1817 में डेविड हेयर के द्वारा जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। और इनका नाम जो है यंग मूवमेंट या ये कहा जाए यंग आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है।
अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। तो रॉकेट वर्क्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो ये काम करता है संवेग संरक्षण, मोमेंटम कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है उसके ऊपर ये काम करता है। अब हम बात करेंगे कि जो मोमेंट कंजर्वेशन है वह न्यूटन के कौन से, जो न्यूटन का मोशन का जो नियम है उनमें से नियम को वो फॉलो करता है। तो पहले हम देखेंगे कि न्यूटन के गति के नियम क्या है। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। एक है गति का प्रथम नियम जिसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, गति का द्वितीय नियम जिसको संवेग का नियम बोलते हैं, और गति का तृतीय नियम जिसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम या रिएक्शन और एंटी रिएक्शन जो है वो नियम बोला जाता है। ठीक, तो ये 3 नियम जो हैं वो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से हैं। तो इसमें ये जो 2 नियम है, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, इस प्रिंसिपल का या ये कहते हैं इस लॉ का जो है वो यूज होता है रॉकेट में। तो संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का, एक्शन और रिएक्शन का नियम। अब यहाँ पे जो गति का प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम कहते हैं। इसमें बात ये होती है कि कोई भी जो वस्तु है वह अपने स्थिर अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। ठीक, और इसके साथ में यह नियम यह भी बताता है कि कोई जो वस्तु है अपनी एक गति में जो है अगर एक समान गति से चल रही है तो समान गति में ही वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे। तो ये जो है वो गति का हम नियम है। गति का जो द्वितीय नियम है उसमें संवेग का नियम है। इसमें जो है वो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो संवेग जो है संरक्षित रहता है। और क्रिया प्रतिक्रिया में यह बताता है कि जितना हम किसी पे क्रिया करते हैं उसका एक्शन मतलब कि उल्टा जो है रिएक्शन उतना ही अमाउंट का होता है। ठीक, जैसे बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो जितने जितने वर्क फोर्स से जो है वो गोली है उतने ही वर्क या फोर्स से जो है वो पीछे धक्का भी देती है। तो ये है एक्शन और रिएक्शन का नियम। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह ये कब होता है? ये होता है 1562 में। तुकारोई का युद्ध जो है वो होता है 1575 में। मालवा पर मुगल आक्रमण 1561। उड़ीसा पर कर रानी की विजय ये होता है 1567-68। ठीक है, अब ये जो है टाइम पीरियड हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसको जो है पहले कौन हुआ उसके बाद में कौन हुआ इसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा? 3, उसके बाद 1, उसके बाद आएगा 4 और लास्ट में आएगा 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी नीति आयोग ने कब शुरू किया था? तो इसकी शुरुआत होती है जनवरी 2018 में। थोड़ा और हम जानेंगे कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है एडीपी उसमें मुख्य बातें हैं क्या। देखिए, तो ये जो है 2018 में यह प्रोग्राम जो है नीति आयोग के द्वारा शुरू किया जाता है और यह विशेष तौर से जो अपने देश में पिछड़े हुए मतलब सोशली और इकोनॉमिक तौर पे मतलब आर्थिक और सामाजिक तौर से जो पिछड़े उनको चिन्हित किया गया और उनमें 112 जिलों को शामिल किया गया। ठीक है, कितने? 112, ये नंबर भी याद रखिएगा। और इसमें जो है वो 5 बातें ध्यान में रखी गई। क्या? स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एजुकेशन, कृषि एवं जल संसाधन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन और कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट। इसके साथ में जो 5वां है वो है बुनियादी आधारभूत ढांचे पर इसको मतलब कि केंद्रित किया गया था। तो बुनियादी आधारभूत ढांचे का मतलब है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो 5 बातें थी उन जिलों में जो है वो विशेष तौर पे ध्यान में रखी जाएंगी। क्या? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा एजुकेशन, तीसरा जो है कृषि एवं जल संसाधन मतलब कि एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स, चौथा वित्तीय समावेश मतलब कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एवं कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट, और जो 5वां है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया।
अगला प्रश्न ये है कि भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग गवालपो प्रदान किया? तो ये एकदम ये कॉमन सेंस का है, ठीक। अगर एग्जाम जो है भारत में हो रहा है और किसी प्रधानमंत्री के यहाँ पे नाम पे पूछा रहा कि किसको सम्मान दिया गया, तो एक थोड़ी कॉमन सेंस से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो ये सम्मान दिया गया, क्या? ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्वालो, ठीक। किसके द्वारा? भूटान के द्वारा। अब हम बात ये करेंगे कि हाल फिलहाल में जो भारत के जो पीएम हैं उनको जो भी सम्मान दिए गए हैं अन्य देशों के द्वारा, उनकी लिस्ट को देखते हैं। तो ये देखिए, तो प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 और 23 के दरमियान, ठीक है। तो एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, तो कौन दिया? पलाऊ रिपब्लिक। कब? 2023 में। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कौन दिया? फिजी ने। इसको, इसमें देश का नाम ही जुड़े हुए हैं तो उसको हम पकड़ लेंगे। अगला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ गो, ये पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया है। क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस के द्वारा। ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रीस के द्वारा। इसके बाद नगदकपेलजी खोरलो अवार्ड 2021 में भूटान के द्वारा दिया गया। लीजन मेरिट अवार्ड 2020 में अमेरिका के द्वारा। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के द्वारा। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलिस्तीन। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये यूनाइटेड नेशन यूएनओ के द्वारा दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018। ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2019, ये जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा 2019, ये बहरीन के द्वारा। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा दिया गया, ठीक है। और सेंट एंड्रूज द अपोस्टल अवार्ड 2019, ये रूस के द्वारा। और फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। और रूल ऑफ निशान एजुद्दीन अवार्ड मालदीव के द्वारा। तो ये जो है वो सम्मान थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया। अगला प्रश्न ये है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पे कानूनी नाम भारत सरकार का है क्या? तो ये है द यूनियन ऑफ इंडिया। क्या? ऑप्शन बी, द यूनियन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो यह संबंधित है आर्टिकल 280। तो 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत भारत में जो है फाइनेंस कमीशन की स्थापना की बात की जाती है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रोविजन है अनुच्छेद 280 में है। अब इसी प्रश्न के साथ हम लोग जानेंगे कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वह किस अनुच्छेद के तहत आती हैं, उनको एक सरसरी निगाह से देखते हैं। ओके, वो लिस्ट नहीं है, अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, भारत के संसद का कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत जो है वो किन के लिए कानून निर्माण कर सकता है। तो भारत यूनियन ऑफ इंडिया, ये सही है। भारत का प्रदेश मतलब कि डोमिनियन, इनके लिए भी कर सकता है। जो नहीं कर सकता वो ये है कि विश्व में कहीं भी रहने भारतीय नागरिक हैं उनकी संपत्ति पे। तो ये जो है ऑप्शन गलत है, तो हमारा सही उत्तर 1 और 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह झील जो है वो 4 देशों से घिरी हुई है। ये स्टेटमेंट गलत है, वह 4 देशों से नहीं 3 देशों से घिरी हुई है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। जी हाँ, यह अफ्रीका के रिफ्ट वैली में ये लेक स्थित है। कौन सी? लेक विक्टोरिया। और विक्टोरिया लेक जो है वो मीठे पानी की झीलों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो सबसे बड़ी झील पहले नंबर पे कौन है? वो है अमेरिका की सुपीरियर लेक।
तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल 2। अब हम देखेंगे इसको मैप में। ये है विक्टोरिया, और लेक विक्टोरिया जो वो जिन 3 देशों से घिरा हुआ है वो है ये युगांडा, युगांडा के बाद तंजानिया और केनिया। तो ये 3 देशों का नाम याद रखिएगा, केनिया, युगांडा और तंजानिया। इन 3 देशों से लेक विक्टोरिया घिरी हुई है। अगला प्रश्न, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। जी हाँ, इट इज़ ए ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सही है। और तेल उत्पादक राज्य के साथ में यह जो है यहाँ पे मछली पकड़ने का भी सेंटर है, तो ये भी याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? इट वॉज परचेज फ्रॉम रशिया इन 1867। जी हाँ, 1867 में यह रूस से जो है वो खरीदा गया था। तो अमेरिका ने रूस से 1867 में अलास्का को खरीदा था। आज की डेट में अलास्का जो है वो अमेरिका का भाग है। अब 1867 में उसने 7.2 मिलियन डॉलर में खरीदा था। ठीक है, 7.2 मिलियन डॉलर में उसने खरीदा था। किसने? अमेरिका ने। किससे? रूस से। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है बोथ, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय औषधि सुगंध है, सगंध नहीं है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इज सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो ये है लखनऊ में, ऑप्शन ए। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनकी एक लिस्ट को सरसरी निगाह से देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बोर्ड में देखने में आपको विजिबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं बोलता जाऊँगा, आप लोग सुनते जाइएगा। और साथ ये पूरी जो PDF है, आप जो प्रयागराज इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल से ये पूरे वीडियो की PDF आप ले सकते हैं, वहाँ से आराम से पढ़िएगा। तो पहले यहाँ पे जो हम लोग सरसरी निगाह से देख लेते हैं। तो पहला है ये गाजियाबाद में जो है 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर और टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनका नाम याद रखिएगा। सहारनपुर में सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अक्सर पूछा जाता है। लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको CDRI बोलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ये भी लखनऊ में है। बिरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी रिसर्च लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी रिसर्च, जिसको NBRI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो भी लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ये भी लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, यही इंस्टीट्यूट था। कौन सा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। कानपुर में जो इंस्टीट्यूट हैं, JK सेंटर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, इंडियन लेदर डाइंग एंड शू इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये जो इंस्टीट्यूट है 4थे नंबर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कानपुर में। ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये भी काफ़ी हाईलाइट रहता है एग्जाम में। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेटर नोएडा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट ग्रेटर नोएडा में। मथुरा की बात करते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गुड्स, ये कहाँ पे? मथुरा में, बुलंदशहर में। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मेरठ की बात करते हैं, मेरठ में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम याद रखिएगा। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ मिलेगा आपको? मेरठ में। बरेली की बात करते हैं, बरेली में है सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। दूसरा इंस्टीट्यूट है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी इज्जतनगर, जो कि बरेली में है, ये ध्यान रखना है। झांसी में जो है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको जो है इंपॉर्टेंट में रखिए। क्या? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी में। महोबा की बात करते हैं, महोबा में है पान एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद की बात करते हैं, जो पहले पुराना नाम हुआ करता था इलाहाबाद, तो प्रयागराज में है सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है प्रयागराज में। वाराणसी की बात करते हैं, इंडियन
इंडियन हैंडलूम टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये भी वाराणसी में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट, नहीं केवल यही तक याद रखिए, 3 इंस्टीट्यूट हैं, 1 2 3, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। संत रविदास नगर की बात करते हैं, संत रविदास नगर में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी। रायबरेली में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनकी ये लिस्ट थी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, इट कंप्राइजेस ऑफ ओवर 15,000 आइलैंड्स। यहाँ पे 15,000 से अधिक द्वीपीय शामिल हैं। जी हाँ, यहाँ सही है। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक, तो 125 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, इससे यहाँ की संख्या जो है वो कम है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा केवल ऑप्शन 1 होगा। अगला प्रश्न, हल्दी भूमिगत तनों का उदाहरण है जिसे कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है राइजोम का। अगला प्रश्न, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेरॉयड है। तो स्टेरॉयड जितने भी होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये कहते हैं कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं। तो अपने शरीर में कुछ जो हार्मोन है वो स्टेरॉयड हार्मोन है, तो उनका हम नाम देख लेते हैं। जैसे ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉयड, ठीक, मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉयड, ये सारे जो हैं स्टेरॉयड हार्मोन है। तो आपसे एग्जाम में जो है कभी कभी स्टेरॉयड हार्मोन भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं या अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। तो स्टेरॉयड्स हार्मोन्स अगर आपसे पूछा जाए तो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और जितने सेक्स हार्मोन हैं वो सारे स्टेरॉयड्स हार्मोन हैं। जैसे एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस में टेस्टोस्टेरोन आता है, एस्ट्रोजेंस में क्या एस्ट्रेडियोल और एस्ट्रोन, और प्रोजेस्टोजेंस में आता है प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये एग्जाम्पल हैं स्टेरॉयड हार्मोन को, इनको भी याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। जी हाँ, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, WII, ठीक है, ये देहरादून बेस्ड इंस्टीट्यूट है, वाइल्ड लाइफ इंडियन इंस्टीट्यूट। इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है 106 नेशनल पार्क में जो 11 नेशनल पार्क जो हैं वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसकी वेबसाइट पे जो देखने को मिल रहा है वो 11 नेशनल पार्क। तो सबसे ज़्यादा जिस राज्य में नेशनल पार्क हैं वो है मध्य प्रदेश। तो पहला स्टेटमेंट सही है। हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो यह था हमारा चौथा UPPSC RO सेट। यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो अपने कमेंट जो हैं वो जरूर जो है वो कमेंट बॉक्स में किया करें। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कि निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो 3 बातें हैं, मतलब कि यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये जो 3 लिस्ट है उनका प्रावधान जो है किस अनुसूची में की जाती है। तो वह अनुसूची नंबर जो है वो 7वीं है। अब हम बात करेंगे कि भारत के संविधान में जितनी अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों में क्या क्या बातें कही गई है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं और आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 26 नवंबर 1950 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें कुल अनुसूचियों की संख्या थी 8, लेकिन समय के साथ जो है वो 4 अनुसूचियों और जोड़ा गया और आज की डेट में भारत के संविधान में टोटल जो है वो 12 या ये कहें 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो 12 शेड्यूल हैं और हर एक शेड्यूल में क्या बातें कही गई उसको देखते हैं। अगर हम प्रथम अनुसूची की बात करें, मतलब कि फर्स्ट शेड्यूल की बात करें, तो इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम
तथा उच्च न्यायालयों के, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायालयों के जो है न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के संबंध में उपबंध हैं। ठीक है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का मतलब कि यहाँ पे बात की जा रही है CAG की, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची में, जो थर्ड शेड्यूल है उसमें बात की गई है शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप के बारे में। ठीक है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई है। पांचवी अनुसूची जो है वो संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, इसमें उपबंध शामिल है। छठी अनुसूची की बात किया जाए, मतलब सिक्स शेड्यूल की बात किया जाए, तो स्पेशल जो कुछ राज्य हैं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं इनका नाम भी आपको याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। किसमें? छठी अनुसूची में। तो फिर से देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची, जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, इसी अनुसूची के बारे में पूछा गया था। तो सातवीं अनुसूची में आपको यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची मिलेगी, राज्य सूची मिलेंगी मतलब स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं उसका जो है प्रावधान है। आठवीं अनुसूची जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से है, जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनसे है। तो आज की डेट में जो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी संख्या है 22। नवीं अनुसूची जो है विशिष्ट अधिनियमों और अधिनियमों के सत्यापन के प्रावधान के बारे में बात करती है। अब जो नवीं अनुसूची है उसके बाद हम 10वीं अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें जो है दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध है। मतलब कि जो एंटी डिफेक्शन का जो प्रोविजन लाया गया था, दल परिवर्तन जो विधेयक था, ठीक है, उसको जो है समावेशित किया गया था 10वीं अनुसूची में। तो दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता मतलब अयोग्यता के बारे में जो उपबंध है वो 10th शेड्यूल में आपको मिलेगा। 11वीं अनुसूची की अगर बात किया जाए, ठीक, 11th शेड्यूल की, तो ये जो है पंचायत के अधिकार और प्राधिकार और दायित्व के बारे में बताता है। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं के अधिकार और प्राधिकार और दायित्व के बारे में बताता है। ठीक है, तो 11वां और 12वां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 11th और 12th जो शेड्यूल है वो रिलेटेड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। अगर 11th की बात करेंगे तो वो रूरल जो एरिया है उनमें सेल्फ गवर्नेंस की बात की जाएगी, और 12वीं जो अनुसूची है वो अर्बन एरिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि सुगमता सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन जो है वो सही है? ठीक, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है PSB, पब्लिक सेक्टर बैंकों की जो है कार्य प्रणाली है उस पर निगरानी के लिए, या वो जो है अच्छे से काम कर सकें, उनको इवेल्युएट करने के लिए जो है, या उनके प्रदर्शन को आंकलित करने के लिए ये लाया गया सुगमता सूचकांक। ठीक है, दूसरा, इट मेजर्स द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर MSME। ठीक है, तो यह भारत में MSME हेतु व्यापार सुगमता को भी आंकलित करता है। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो PSB के जो कार्य जो परफॉर्मेंस है उसको भी आंकलित करता है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, और जो MSME है, MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उनके भी काम को ये क्या करता है? आंकलित करता है। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन C। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए, विटामिनों का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरीके से कर दिया जाता है, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन। तो केवल जो 2 विटामिन हैं, B या ये कहें B कॉम्प्लेक्स और C, ये जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और इसके अलावा जो A, D, E, K हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में आपसे पूछा रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन दिए गए ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर B। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन विटामिन B और विटामिन C, और फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। अगला प्रश्न,
हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार, ठीक है, समय के अनुसार जो है उनको व्यवस्थित करना है। इसका मतलब कि कौन जो है पहले आया, फिर उसके बाद में कौन आया, फिर उसके बाद में कौन आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 का है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का ये एक्ट है, अधिनियम है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, 1972 का। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 का है। तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, 3, 3 के बाद 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा और लास्ट में 1। तो 3, 4, 3, 4, 2 और 1। तो 3, 4 सॉरी पहले जो है वो 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1 और 2। 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, ठीक। तो पहले क्या आएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 3। उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट टाइगर 4। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 का है 1। और दूसरा जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। डॉप्सन इकाई से जो है ओजोन की सांद्रता को मापते हैं। जो ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन है उसको मापा जाता है डॉप्सन यूनिट में। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन परत है, वो एटमॉस्फेयर के जो वायुमंडल की जो सतह होती हैं उनमें किस सतह में मिलता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 5 जो है वो लेयर की बात करते हैं। सबसे नीचे जो है वो ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर और उसके ऊपर आयनोस्फीयर और सबसे बाद में जो है वो एक्सोस्फीयर आता है। तो ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में, या ये कहा जाए समताप मंडल में, ठीक है। तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो ओजोन लेयर पाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, जिसको AITUC कहते हैं, भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1900, ध्यान दीजिएगा, 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष, ये जो है अक्सर पूछा जाता है, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो लाला लाजपत राय थे। और इसकी स्थापना जो है वो बम्बई में की गई थी। जो आज का मुंबई है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो कहाँ पे, बम्बई में। कब, 31 अक्टूबर 1920 को। और ये भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है। अगला प्रश्न यह है कि बालकास झील निम्नलिखित देश में से किस में स्थित है। तो बालकास झील जो है वो है कजाकिस्तान में, ठीक। ऑप्शन ए। अब हम इसको देखेंगे मैप में। ये है कजाकिस्तान और कजाकिस्तान में जो बालकास लेक है वो इसकी पोजीशन ये आप देख सकते हैं, ये है बालकास लेक। अब यहीं पे आप देख सकते हैं इसके साथ में अरल सी है। अरल सी मतलब अरल सागर जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान उन दोनों के बीच में है। तो अगर अरल सी की पोजीशन आपसे पूछा जाए तो वो जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को शेयर करते हुए उसकी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये है अरल सी। अब यहाँ पे आप कैस्पियन सी देख रहे हैं। कैस्पियन सी को थोड़ा सा हम लोग अलग से डिटेल में देखते हैं। ये है कैस्पियन सी। अब हम देखेंगे कि कैस्पियन सी को घेरे हुए देश कौन कौन से हैं। अक्सर पूछा जाता है कि कैस्पियन सी को घेरे हुए जो देश हैं उनका नाम बताइए। तो रूस, अजरबैजान, ईरान, इधर तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये जो देश हैं, ठीक, कौन, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये जो 5 देश हैं वो कैस्पियन सी को घेरे हुए हैं। इनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न में जो है लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो लिस्ट ए में विटामिन, इसको जो है इसके साथ मैच करना है। तो विटामिन का मैच किसके साथ होगा? कैरोटीन के साथ। तो विटामिन, कैरोटीन। एंजाइम, एंजाइम क्या है? पेप्सिन, पेप्सिन जो है एंजाइम हो गया। हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और प्रोटीन है केराटिन, केराटिन प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो अब ए के साथ मैच किया 2, बी के साथ 1, हार्मोन 4, प्रोटीन 3, तो 2 1 4 3 किस में है? यस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पे भी जो है एक लिस्ट दी गई है और इधर एक लिस्ट दी हुई है, ठीक। लिस्ट 1 में जो है वो स्थल है और लिस्ट 2 में संबंधित तीर्थंकर हैं। तो आपको बताना है जो स्थल है उनके साथ जो संबंधित तीर्थंकर हैं वो कौन है। तो श्रावस्ती, तो श्रावस्ती जो स्थल है वो किस तीर्थंकर से संबंधित है? तो श्रावस्ती संबंधित है शंभवनाथ से। ये काक नदी जो है वो संबंधित है सुविधानाथ। अयोध्या ऋषभनाथ और पभोषा जो है वो पद्म प्रभु से संबंधित है। तो क्या क्रम हो गया? श्रावस्ती, शंभवनाथ 4 1 का 4। काकंदी संबंधित है ती सुविधानाथ 3। अयोध्या ऋषभनाथ 1 और पभोषा जो है वो पद्म प्रभु, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में भी लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दिया गया है। इसको जो है एक तरफ जो है बादशाह है और दूसरी तरफ उनके जो दीवान है उनका नाम दिया गया है और उसको मैच करना है। तो अकबर का दीवान का क्या नाम था? मुजफ्फर खां। तो ए का हो गया 3, यहाँ से ए का 3 मुजफ्फर खां, ये थोड़ा सा ए का 3। जहांगीर की अगर बात किया जाए, ठीक, तो जहांगीर गियास बेग एतमदुल्ला, ये हो गया। औरंगजेब, ठीक, तो औरंगजेब सॉरी शाहजहां का जो है वो शादुल्ला और औरंगजेब का असद खां। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया? अकबर का 3, ए का 3, बी का 1, शाहजहां सी का 4 और डी का 2, तो 3 1 4 2 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यह है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसको घोषित किया गया है मोटे अनाज वाली फसलों के वर्ष के रूप में। तो अक्सर जो है आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है वो कौन सा वर्ष किस विशेष रूप से जो है उसको डेजिग्नेट किया गया है। तो इस वजह से हम लोग जानेंगे कि 2023 के बाद जो आने वाले वर्ष हैं 2024, 2025 और 2026, उसको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है किस वर्ष के लिए रूप में नामांकित किया है। तो 2023 जो अभी हमारे प्रश्न में था वो है बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और दूसरा भी याद रखिएगा, शांति की गारंटी के रूप में संवाद का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2024 कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। यहाँ पे जो कैमलिड है वो ऊंट वाली जो प्रजातियां हैं उनके लिए ये वर्ष जो है वो डेजिग्नेट किया गया है 2024। तो 2024 वाला जो वर्ष है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ऊंटों को समर्पित है। 2025 ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। 2026 रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ईयर्स जो है 2026 रोजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय, ठीक है, भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं पाया जाता है। तो ये है सागौन या सागवान, टीक। इसके अलावा ओक, चेस्टनट, जैतून, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट के प्लांट हैं। जो टीक है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट में ये पाया जाना प्लांट है।
जहाँ पे गर्मी और ह्यूमिडिटी जो है अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। तो ओक, चेस्टनट, जैतून जो है मेडिटेरियन क्लाइमेट वाले प्लांट हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? तो गोदावरी नदी के डेल्टा में जो पाए जाने वाला मैंग्रोव की प्रजाति है वो है कोरिंगा। क्या? कोरिंगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? यहाँ पे किसी राज्य का नाम पूछा जा रहा है और यहाँ पे ये हो सकता है कि ये जो 4 ऑप्शन हैं उनमें जो आर्द्रभूमि है वो केंद्र शासित प्रदेश में भी हो सकती है और राज्य में हो सकती है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन 4 आर्द्रभूमियों में जो वेटलैंड्स हैं उनका नाम बताइए जो किसी स्टेट में है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका जो सही उत्तर है वो है पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। तो ये जो है ये तमिलनाडु राज्य में है। इसके अलावा अगर होकेरा वेटलैंड की बात किया जाए तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है। सो मोरिरी ये लद्दाख में है। वुलर झील ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी जो है वो है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु तो स्टेट है। इसके अलावा होकेरा JNK, सो मोरिरी लद्दाख, वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न यह है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो उस समय राष्ट्रपति का कार्य करेंगे भारत के प्रधान न्यायाधीश। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना रहे तो कौन करेगा? तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जज होंगे वो इस कार्यभार को संभालेंगे। तो यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? भारत के प्रधान न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जज होंगे वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। तो यह था हमारा तीसरा वीडियो UPPSC RO के डेली प्रैक्टिस सेट के संदर्भ में। जैसा कि हम इसमें डिस्कस करते हैं स्टैटिक GK, MCQ क्वेश्चंस और करंट अफेयर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप इसमें जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।